मेलाज्मा 29 टू 39 ईयर्स की एज में मेलाज्मा सबसे कॉमन चीज थी। मेलाज्मा सबसे कॉमन बीमारी थी जिसके लिए यूज करा था इन लोगों ने। और 18 टू 28 ईयर्स की एज में फेयरनेस पर्पस के लिए यूज करा था। ठीक है, जिसके बाद उन लोगों को TSW हुआ। अच्छा, और एक दूसरी स्टडी थी जिसमें भी उन्होंने यही देखा कि बीटा मेथाजोन वैलेरेट और प्लेन स्टेरॉइड, इन दोनों को अलग अलग उसमें करके देखा। तो जो जिनमें दोनों चीजें यूज हुई थी, जिस ग्रुप में दोनों चीजें, जिन पेशेंट्स ने दोनों चीजें यूज करी थी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। TSW के ज्यादा सिवियर उसमें हुए थे। तो पिगमेंटेशन, टीनिया, एक्ने, इन सब के लिए जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बता दिया कि टीनिया इनकॉग्निटो, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि स्किन बिल्कुल जल रही है, और रेडनेस पूरा हो जाता है, एराइदमा। ठीक है, ये ही मेन रहता है। अच्छा, और जो टीनिया इनकॉग्निटो है वो मेनली बैक पे हो सकता है या यहाँ पे ट्रंक पे भी हो सकता है। अब वो नॉर्मली, ये जो क्यूटेनियस हमारा जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, वो भी उसको भी सप्रेस करते हैं, है ना। जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो इन रिटर्न एक एक्ने भी कर सकते हैं। एक्ने क्यों करेंगे? क्योंकि फॉलिकुलर एपिथेलियम डैमेज हो गया है, तो इसलिए भी एक्ने के लिए वो स्किन मोर प्रोन हो जाती है। और हाँ, जो रेड फेस सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो उसमें यही होता है। मतलब TSW का जो ये है, फेस के जो फीचर्स हैं थे, इसमें डिफ्यूज बर्निंग होगा, फ्लेकीनेस हो सकता है, एराइदमा हो सकता है, दैट इज पूरा रेड रेड रेड। और अगर जैसे ही वो पेशेंट स्टेरॉइड को कम करने की कोशिश करेगा, वो जल्दी से मतलब फिर से तेज हो जाता है। वो थोड़ा सा भी स्टेरॉइड यूजेज कम करा, ऑल्टरनेट डेज करा, तो उसकी बर्निंग इतनी हो जाएगी, उसे लगेगा फिर से यूज कर लो, ठीक हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये एक विशियस साइकिल चलती रहती है। एक तो हाँ, तो एलोपैथी में यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सफोर्ड एकेडमिक जर्नल में एक स्टडी है जिसमें यही देखा गया कि ये लोग लो डोज एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, कि TSW से डील करने के लिए कैसे करते हैं, कि लो डोज एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीहिस्टामीन्स देते हैं, और इमोलिएंट्स देते हैं, और कुछ कुछ फोटोथेरेपी भी देते हैं। और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन के लिए 53% लोगों को ट्रीट करा गया। सो ये मेन वो है। अब मैं आपके साथ केस शेयर करती हूँ। तो ये एक NRI लड़की है, अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज थी। 2020 में इसने मेरे से कंसल्टेशन ली थी। ये ऑस्ट्रेलिया में 2014 से रह रही है। और इसको, जब ये इंडिया में थी तब ये कभी कभी फ्यूसिडिन क्रीम लगाती थी। इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्जिमा, अब उसने बताया, उसके पास कोई पिक्चर्स नहीं थे पुराने, एक्जिमा उसको थोड़ा थोड़ा सा रहता था, तो वो फ्यूसिडिन क्रीम लगा लेती थी। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया गई तो उसको बहुत ज्यादा एक्जिमा का फ्लेयर अप हुआ, और उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दिया गया। अब वो 2014 में जो उसने स्टार्ट करा, उसके बाद वो कभी इंडिया आती थी या यहाँ पे उसके जो रिलेटिव्स रहते थे वहां से वो मंगवा लेती थी और लगाती रहती थी। वही कि उसने लगाया, उसको रिलीफ पड़ा, उसके बाद फिर से उसको सिम्टम्स ज्यादा लगने लगे, इचिंग स्किन ज्यादा लगने लगी, तो फिर से लगाया, फिर से लगाया। सो दिस कंटिन्यूड फॉर अराउंड 5.5 years। 5.5 साल तक उसने ऐसे ही चलाया। मेरे से उसने कंसल्टेशन ली है सितंबर में, तो उस ईयर जनवरी से उसने छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया, कि मैं अपनी विल पावर से अब थोड़ा सा देखती हूँ कि मतलब और उसने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा, तो उसको लगा ओहो ये तो TSW है, मैंने डिपेंडेंसी मेरी डेवलप हो गई है, राइट। अच्छा, इसके अलावा उसको हमेशा से ड्राई स्किन रही है, स्पेशली लिप्स एंड अपर लिप्स में। और कुछ भी उसको ये नहीं था। उसको ऊजिंग अभी भी लेग्स पे हो रही थी, दैट इज व्हाट टेनिया इनकॉग्निटो जो मैंने समझाया था। और वो अभी एक पिज्जा शॉप में 1.5 साल से काम कर रही थी, जहाँ पे उसे बहुत हीट लगती थी। उसकी वजह से उसको मतलब ये सारे स्किन के बर्निंग जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा होने लगे थे, राइट। तो अब उसको
थोड़े टाइम से 5-6 मंथ से शिवरिंग भी होती थी और बॉडी हीट भी लगती थी इकट्ठे। तो ये है उसका पास्ट हिस्ट्री में, टीबी उसे हुआ था 10th क्लास में। उसके ब्रदर और हे फीवर उसको, हाँ, हे फीवर की एक हिस्ट्री रही थी 2010-11 में। उसके बाद उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, शी गॉट फाइन। सो उसके जनरल्स में, एज टाइम कम है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ उसकी जनरलिटीज में। उसको आइसक्रीम्स बहुत पसंद थी, स्मोक्ड मीट बहुत पसंद था, स्पाइसी अच्छा लगता है, पनीर और कर्ड, कर्ड उसको रोज खाना ही खाना है। थर्स्ट, उसको खाने के बाद ज़्यादा प्यास लगती थी, नॉट अदरवाइज। मतलब वो 3 से 4 ग्लासेस ही टोटल दिन में पीती है। और इचिंग उसको, एनल रीजन में इचिंग, हाँ उसको थोड़ा मोशन टाइट आता था, वो एनल रीजन में इचिंग बीच बीच में उसको होती रहती थी। स्लीप उसको डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ द इचिंग, तो वो रात में उठती थी। और डस्ट और पोलन से वो अभी भी अवॉइड करती थी। जब भी ऑस्ट्रेलिया में पोलन सीजन रहता था, उसको ड्राई कोराइजा या तो हो जाता था या फिर मल्टीपल वही हे फीवर वाले सिम्टम्स की मल्टीपल इचिंग, मतलब स्नीजिंग और इचिंग और हेयर ऑन द टॉप ऑफ नोज, इनसाइड द नोज, ऐसे। तो स्प्रिंग सीजन में उसको काफी प्रॉब्लम रहती थी। मेंटली अगर हम बोलें तो वो काफ़ी सैड थी और होपलेस थी अबाउट हर कंडीशन। उसे, क्योंकि उसने जितने भी चीज़ें पढ़ी थी उसको लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा। एंग्शियस काफ़ी उसे रहती थी और काफ़ी सिंपैथेटिक थी। ऑल्दो उसकी कंडीशंस काफ़ी प्रॉब्लमैटिक थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड के लिए, उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ साथ रहते थे, उनके लिए वो काफ़ी सिंपैथेटिक थी। और या दैट्स ऑल। तो इस इन सब के बेसिस पे आई गेव हर कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 की मैंने पहले डोजेस दी उसको, 3 डोजेस, और फॉलोड बाय प्लेसिबो फॉर 2 मंथ्स। तो उसको थोड़ा सा रिलीफ पड़ा और मैंने उसको बोला कि और भी कुछ भी नहीं लगाना है, बस कोकोनट ऑयल हल्का सा लगा लो या वैसलीन मॉइस्चराइजर हल्का सा। तो उसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ। और उसके बाद फिर 3 मंथ्स बाद फिर कॉस्टिकम LM1 शुरू करी, क्योंकि उसका रिलीफ बस उतना ही था, उसके बाद उसको फर्दर रिलीफ नहीं हो रहा था। कॉस्टिकम LM1 से लेकर LM6 तक उसकी चली थी। उसके बाद उसको उसके हेयर फीवर में और इस पूरी स्किन कंडीशन में उसको काफ़ी रिलीफ पड़ा, एंड नाउ शी इज़ टोटली फाइन। मैं पर्सनली अभी शेयर करने का टाइम है नहीं, मैं फोटोज शेयर कर सकती हूँ बाद में अगर कोई पर्सनली चाहे तो, बिफोर एंड आफ्टर की। थैंक यू सर, इतना ही था मेरा प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया है। कोई चैट बॉक्स में कोई मैसेज किसी को है? कोई आदमी कोई सवाल करना चाहते हैं? सोमा जी ने बड़ा अच्छा जो टॉपिक लिया है सप्रेशन का, ये जो रोल है, मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी का ही ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, एरिया है, जहाँ की हम लोग इसमें अपना होम्योपैथी, आप लोग जैसा कि आपने सोमा जी ने अपने केस के माध्यम से इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया, दिखलाया भी है। तो हम लोगों को इसमें ज़्यादा थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत होता है, जैसा कि सोमा जी पूरा डिटेल्ड केस स्टडी की हैं। इसमें रैंडम मेडिसिन अगर आप चुनेंगे तो शायद नहीं आएगा। इन्होंने दोनों केस में अलग अलग दवाई लिया, अलग अलग चुना, कोई रैंडम नहीं होकर के सिस्टेमिक होम्योपैथिक में हमको लगता है कि हम लोग स्ट्राइड्स का प्रॉब्लम अभी, एक तो ये स्किन से रिलेटेड ये बता रही थी, लेकिन स्किन के अलावा भी बहुत सारे एरिया है जहाँ की स्ट्राइड्स के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, है ना। वो इसको जब हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो इसमें काफी अच्छा रोल हो सकता है, और इसको ध्यान हम लोगों को करना चाहिए होम्योपैथ को। और जहाँ तक कि केस का मेडिसिन का, मैं कहता हूँ कि मेडिसिन से मत पूछिए क्या मेडिसिन, लेकिन हाँ सिम्टम्स टोटलिटी तो जरूर पूछिए। तो सिम्टम्स टोटलिटी क्या है, ये सिम्टम्स टोटलिटी ही आपको बताता है कि आपको आपका केस जो है सो कहाँ, दवा कौन सा होगा। क्योंकि जब आप केवल दवा को याद करने का कोशिश करते हैं तो दवा को याद करने से क्या होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक एक जगह पर फंस जाते हैं, और फिर एक केस में लाभ मिला तो दूसरे केस में नहीं मिलता है। तो इसमें ब्रांडिंग हम लोग अपने मेडिसिन के नहीं माध्यम से नहीं करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से ब्रांडिंग करने का कोशिश करना चाहिए। और
दीपमाला जी आप कुछ कहेंगे क्या? दीपमाला जी कुछ कहना लगता है अभी है। दीपमाला जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यस यस सर। हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर शर्मा। मैं तो स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं की, बट मैंने लास्ट में अभी 10 मिनट्स में ज्वाइन की। मैंने आपने ट्रॉपिकल स्टेरॉइड विड्रॉल सिम्टम के बारे में जो बताया, तो हमारा होम्योपैथी बेसिकली स्किन पे, जो आपने स्किन पे लिया, बट स्किन की बात जैसा कि सर ने बताया बिल्कुल कि ये स्किन पे ही नहीं, हमारा होम्योपैथी जो वर्क करता है, जो भी हम लोग स्टेरॉइड बहुत ज्यादा ओवर डोज ले लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारा सिम्टम सप्रेस कर जाता है, उसके बाद बहुत अच्छा इसमें इसका रोल है हमारे होम्योपैथी में, जो मोस्टली सब आते हैं जो भी डिजीज को सप्रेस करके पैलिएट करके, इसमें अच्छा उसका रिजल्ट होता है। लेकिन ये हमारा इस पे ये टोटलिटी इसका बहुत मायने रखता है। अगर एग्ज़ैक्टली। हम लोग हाँ दीपमाला टोटलिटी जी, मतलब अपना एक इस पे चीज मैं कहना रिसर्च अभी चाहूंगा। बहुत कम हुई है। ये मतलब बहुत कम आर्टिकल्स हैं जो ये टीएसडब्ल्यू और होम्योपैथी एंड एमआरएसए एंड होम्योपैथी। बिल्कुल। आई कुड जस्ट हाँ फाइंड वन केस, वो भी इंटरनेशनल जर्नल में था, हाँ हाँ हाँ। इंडिया का नहीं था। तो इस नहीं, दीपमाला जी, पूरा होना सोमा जी चाहिए। का मेन अप्रोच जो है, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड लेक्चर दिए एक एरिया में। उन्होंने जो काम किया है, देखा है, अध्ययन किया है, उसको हाँ, देने का कोशिश किया है। मैंने इनका पूरा नहीं सुना है, मैंने अभी थोड़ी हाँ देर मैं पहले ही मैंने नहीं, मैं किया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका हम्म। जो एरिया है, जैसे हम लोग तो पूरे होलिस्टिक लेते हैं, लेकिन आपको अगर काम करना होगा रिसर्च में, तो कहीं ना कहीं एक जगह पर तो आपको एरिया हाँ, चुनिएगा ना। हाँ, तो यस इन्होंने यस। उसी तरह से लिया है, और जहाँ के इनको इन्होंने काफी फाइंडिंग्स इनको मिले हैं, तो बहुत अच्छा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के वर्क हम लोगों को करने चाहिए, सभी को करने चाहिए। आप लोग क्लिनिक में बैठती बिल्कुल। हैं, हाँ, तो अपना भी, जैसे आप भी एक पेशेंट तो बहुत सारे आते हैं, और सबके अपने अपने, तो आपके पास में जो पेशेंट आ रहे हैं स्किन के या कोई भी, तो उस पर आप इस तरह के रिसर्च पेपर इकट्ठा कीजिए। ये आपका हमको लगता है कि पढ़ने का बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। आज का सेशन बहुत अच्छा था। सोमा जी ने बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस दिया है। मैं कहूँगा कि सभी के लिए ये अनुकरण के योग्य है, और इसको करना चाहिए। हैंड रेस किया डॉक्टर विक्रम बिहारी, हाँ, अब तो उन्होंने भी है। अब लेट हो चुका है। हम लोग अब टाइम हो गया, 8:30 8:30 हो हो। चुका है। तो विक्रम जी, हम लोग फिर यस। आप बाद में कभी पूछ लीजिएगा। तो इसके साथ में यह सेशन समाप्त होता है, और हम लोग इस सेशन को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश को, जो कि अंग्रेजी सेशन में दैवो जैन के साथ में आएंगे, और एग्रो होम्योपैथी पर चर्चा होगी।